नमस्कार, मैं अलका मिश्रा आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ ख्वाहिश फाउंडेशन के रिफॉर्मिंग लाइफ्स चैनल पर डॉक्टर दीप्ति तिवारी के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें कि विशिष्ट बच्चों के अभिभावकों के समस्याओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर दीप्ति तिवारी दे रही हैं। मैं फिर आपको बता दूं, जो लोग पहली बार हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि डॉक्टर दीप्ति तिवारी जो हैं वो स्वयं एक पेशे से डॉक्टर हैं। उनका एक अपना 26 वर्षीय विशिष्ट बालक है उनके साथ, और इसके अलावा 18 वर्ष का उनका अनुभव है एक विशेष स्कूल चलाने का, जहाँ पर लगातार उनके पास अभिभावक आते रहते हैं अपने प्रश्नों के सवाल लेकर। तो कुछ उनके अपने जीवन के अनुभव और साथ ही उन अभिभावकों के प्रश्नों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। और अगर आपके भी कोई प्रश्न है, इससे संबंधित कोई समस्या है, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में उन्हें हमें भेज सकते हैं, और हम अगली बार कोशिश करेंगे कि उन्हें अपने साथ शामिल करने का। तो डॉक्टर दीप्ति तिवारी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो जैसा कि पिछली बार हमने ये देखा, आपका म्यूट है शायद, क्या? पिछली बार हमने देखा कि हमने इस विषय पर चर्चा की कि भई हमने स्कूल तो भेज दिया, थेरेपी भी हो गई, हम और क्या कर सकते हैं? ज़्यादातर अभिभावक चाहते हैं, जो बहुत सक्रिय होते हैं, चाहते हैं कि बच्चे में तीव्र गति से विकास हो, तो वो और बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, ताकि उनको जितने ज़्यादा सामान्य के करीब लाया जा सके। परंतु इस दौरान इन सारी प्रक्रियाओं के बीच उनको बहुत सारे तनाव हो जाता है, जिससे कि कई अन्य तरह की समस्याएं, मानसिक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। तो अब आप इन्हें जिस तरह से चाहें, जिस प्रकार चाहें, जितनी विभागों में बांटना चाहें, उस प्रकार से अपने अनुसार इसका उत्तर मैं चाहूंगी कि आप अभिभावकों के समस्याओं का निवारण करें यहाँ पर। जी, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि अ, हम पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे पास आम लोगों के जितना स्ट्रेस तो होता ही है, दैनिक जीवन में जो आम लोगों का स्ट्रेस होता है, वो तो हमारे पास होता ही है। साथ ही एक विशेष बच्चे की केयर करते समय या उसकी देखभाल करते समय जो एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर आता है, उसकी वजह से भी बहुत स्ट्रेस होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहें। जी। तो इस सेशन में मैं 2 सेशन को 2 भागों में डिवाइड करना चाहूँगी। पहली चीज़ मैं उन भावनाओं को एड्रेस करना चाहूँगी जो पेरेंट्स जिनसे गुज़रते हैं जब उन्हें बच्चे की डायग्नोसिस के बारे में पता चलता है। जी। क्योंकि अपने बच्चे की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, ये जानकर सामान्य रह पाना किसी भी पेरेंट के लिए संभव नहीं है। जी। हर आदमी बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर से गुज़रता है, स्ट्रेस भी नहीं होता, वो टॉर्चर होता है जो एक पेरेंट को फ़ील होता है जब उसको ये पता चलता है कि हमारा बच्चा किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़्ड है या दिव्यांग है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को पूरी तरह से स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, 12-14 साल, 15 साल का बच्चा होता है, तब तक भी पेरेंट्स इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा ऐसा है। वो इसी उम्मीद में चलते रहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि स्वीकार कर लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि हाँ, ये हमारी वास्तविकता या ये हमारे प्रेज़ेंट का एक हिस्सा है, तब ही हम उसके लिए कुछ कर पाते हैं। लेकिन आम तौर पर क्या होता है हमारे साइकोलॉजी में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ग्रीफ साइकिल। कि जब भी हमें कोई दुखद खबर मिलती है या कोई ऐसी बात हमें पता चलती है जो हमारे लिए एक्सेप्ट करना ईज़ी नहीं है, तो हमारे इमोशंस कुछ पर्टिकुलर एक फ़ेज़ में चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फ़ेज़ होता है, वो फ़ेज़ होता है डिनायल का, कि जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी दुखद खबर मिले, सबसे पहले हमें उस पर विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो गया है।
ऐसा जी, ही हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है, वो ये यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चे में कोई दिक्कत है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि अ, अभी डेढ़ 2 साल तक तो ये ठीक था, कुछ समय पहले तक तो कुछ लगता ही नहीं था कि इसमें कोई समस्या है, अब ये कैसे हो गया, क्या हो गया? लेकिन जी, हो गया है, जब तक भी ठीक था, ख़ास करके ऑटिस्टिक बच्चों में इस तरह की समस्या आती है क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे जनरली डेढ़ साल, 2 साल की एज तक ठीक होते हैं और उसके बाद उनके माइलस्टोन्स जो हैं रिग्रेस करने लगते हैं। तो उन पेरेंट्स को तो एक्सेप्ट करने में वाक़ई बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जी, तो पहली चीज़ है डिनायल। ये डिनायल का फ़ेज़ कितने समय तक रहता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। जो बहुत समझदार लोग होते हैं, वो हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन में भी इससे उबर जाएँ और कोई लोग हो सकता है कि 10-15 महीने ले लें इस चीज़ से उबरने में। फिर डिनायल के बाद जो नेक्स्ट फ़ेज़ आता है, वो आता है एंगर का। जी, आदमी को कहीं न कहीं गुस्सा आता है, एंगर और साथ-साथ में डिप्रेशन। एंगर अगर एक्सप्रेस कर लिया तो एंगर और नहीं एक्सप्रेस कर पाए तो डिप्रेशन। तो जी, सेकंड फेज़ वो होता है जहाँ पर पेरेंट बहुत दुखी हो जाता है या हर छोटी-बड़ी चीज़ पर गुस्सा हो जाता है। चिड़चिड़ापन आ जाता है पेरेंट्स के अंदर में। भगवान से लोग गुस्सा हो जाते हैं, पूजा-पाठ करना छोड़ देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले अपना गुस्सा बच्चे की माँ पर निकालते हैं कि ये दूसरे परिवार से आई है, इसी की वजह से ऐसा हुआ है, ज़रूर इसके ही परिवार में कुछ ऐसा होगा, इसी की वजह से ये ऐसा करती थी, ये वैसा करती थी, प्रेगनेंसी के समय ख़्याल नहीं रखती थी, मतलब कुछ भी कारण जी, जी, बनाकर उस बिल्कुल, के ऊपर दोष बिल्कुल, लगा देती है। मगर बेसिकली ये सारी चीज़ें सिर्फ़ ये हैं कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है, भर जाता है कि हमारे बच्चे के साथ में ऐसा हो गया है और वो उस गुस्से को किसी ईज़ी टारगेट पे निकालता है, जो कि माताएँ सबसे ईज़ी टारगेट होती हैं। और इसका नेक्स्ट जो फ़ेज़ होता है, उसको हम लोग बार्गेनिंग का फ़ेज़ कहते हैं, जहाँ पर व्यक्ति जो है कुछ अजीब तरह से रिएक्ट करता है, जैसे कि अ, मैं नॉन-वेज खाना छोड़ दूँगा, भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दें। मैं कहीं आना-जाना छोड़ दूँगी, मैं पूरी तरह से इस बच्चे पर लग जाऊँगी, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मगर मतलब कहने का कि वो कुछ ना कुछ अ, बच्चे को ठीक करने के लिए अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण हिस्से का त्याग करने के स्टेट में आ जाते हैं। जी, जी, मगर फैक्ट ये है कि इस सब से कुछ होना नहीं है, क्योंकि जी, जी, ये जो स्थिति है, ये बीमारी नहीं है जो कि ठीक हो जाएगी। ये जी, एक स्थिति है जिसको कि हमें कंट्रोल करना है, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक उसको मैनेज करना है और उसके साथ में जीना सीखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं वर्क नहीं करती हैं और उसके बाद इन सब फ़ेज़ेज़ के बाद जो फ़ेज़ आता है, वो एक्सेप्टेंस का फ़ेज़ होता है, जहाँ पर आदमी ये मान लेता है कि हाँ, ये हमारे जीवन की स्थिति है, मेरा बच्चा उसको कुछ समस्याएँ हैं, उसकी कुछ एक्स्ट्रा नीड्स हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन खत्म हो गया, मतलब दुखी होकर मान लेने या अब सब जब कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, ये एटीट्यूड लेकर नहीं चलना होता है। ये मानना जी, होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं, वैसे ही ये भी एक चैलेंज है। ईश्वर ने हमारे पास ऐसा बच्चा भेजा है, वो बच्चा कुछ अपने कर्म लेकर आया है, कुछ हमारे कर्म उसके साथ में जुड़े हुए हैं। हमको ईश्वर ने उसकी सेवा के लिए, उसके देखभाल के लिए चुना है, तो हम खुशी मन से वो काम करें, जो हमको ईश्वर ने दिया है। ये मानकर जब हम चलते हैं, तभी हम बच्चे के लिए कुछ सकारात्मक कर पाते हैं। जी, तो ये सारी जानकारी देने का मेरा पर्पज़ ये है कि जो भी पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं, वो ये समझें कि वो किस स्टेज पर हैं और जी, अपने बिल्कुल, आप उस स्टेज से जल्दी से आगे बढ़ाकर एक्सेप्टेंस वाली स्टेज में ले जाएँ, ताकि वो अपने बच्चे के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कर पाएँ। बिल्कुल, कंस्ट्रक्टिव दूसरे स्टेज में भी होता है, लेकिन जब हम कोई काम थोड़े से बुझे मन से करते हैं, एक नेगेटिव
एटीट्यूड लेकर करते हैं या इस भावना से कर रहे होते हैं कि हम ये करेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो कहीं न कहीं हमारे करने के तरीकों में या जो एनर्जी हम बच्चे को दे रहे होते हैं, वो एनर्जीज़ जो है थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाती हैं। तो हमें जी, जी। वो रिज़ल्ट मिलते जो रिज़ल्ट्स हम एक्चुअली चाह रहे होते हैं। और सेम काम अगर हम बहुत खुश मन से या इस मन से करते हैं कि हाँ अ, हमको ये करना चाहिए, इसी में हमारा भला है, इसी में हमारे बच्चे का भला है और ये हमारे जीवन का हिस्सा है, कोई बात नहीं, जो है सब अच्छा है। ये एटीट्यूड लेकर चलते हैं तो हम डेफ़िनिटली बहुत बेहतर कर पाते हैं, हमारी एनर्जीज़ बहुत अच्छी होती हैं। इसमें मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी अ, जब मैं यंग पेरेंट थी और मेरा बच्चा छोटा था, मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती थी, मैं एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत आई थी इस चीज़ को। तो हमारी एक आंटी थी, उन्होंने हमसे एक बार कहा था कि अ, बेटा हमारे समय में एक गाना आता था तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे काँटों से भी प्यार। तो वाह! हम सभी लोग ज़्यादातर हम लोग जो भी हैं, हम सब हिंदू संस्कृति के या भारतीय संस्कृति के हैं और हम लोग अपने-अपने ईश्वर पर बहुत आस्था रखते हैं। तो जब हम ईश्वर पर आस्था रखते हैं, तो ईश्वर की दी हुई अच्छी चीज़ और कम अच्छी चीज़ हर किसी को खुशी मन से स्वीकार करना हमारा धर्म बनता है। और जब हम ये कर बिल्कुल, पाते हैं, तभी हम कुछ बेहतर कर पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सच तो कहा आपने। जी, ये तो हुई एक बात जहाँ पर हम बच्चे की डायग्नोसिस से अपने को कंफर्टेबल करने की बात कर रहे हैं। जी, दूसरा जो एस्पेक्ट आता है, वो ये है कि जब इन बच्चों की नीड्स कुछ एक्स्ट्रा नीड्स हैं, स्पेशल नीड्स हैं नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा हमें इन बच्चों के साथ में मेहनत करनी पड़ती है और बहुत जूझना पड़ता है कई बार, तो हमारे लिए बहुत स्ट्रेस होता है। ऐसे में अ मदर्स को ज़्यादा स्ट्रेस होता है यूजुअली क्योंकि वो पूरे समय बच्चे के साथ में रहती हैं, पिता लोग अक्सर काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उनका स्ट्रेस थोड़ा-सा डाइल्यूट हो जाता है। कई बार उल्टा भी होता है कि फादर्स जो है, जो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं बच्चों के साथ में, वो कहते हैं कि हम काम का भी स्ट्रेस हमारे ऊपर होता है और बच्चे का भी स्ट्रेस हमको लेना पड़ता है, तो हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जैसे भी अ, जिसके घर में जिस तरह का समीकरण हो, उस पर कोई चर्चा नहीं जी, करनी है हमें। लेकिन जी, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो हमें 2 चीज़ें देखनी हैं। पहली चीज़ तो कि कहीं न कहीं हमारे मन में ना एक्सेप्टेंस उतनी अच्छी नहीं है। हम आज भी अ, ये सोचते हैं कि बच्चा मेरा ठीक होता, काश मेरा बच्चा ठीक होता। ठीक है, काश मेरा बच्चा ठीक होता तो ऐसे तो मतलब सपने देखना हम सभी लोग चाहते हैं, हम भी सोचते हैं कि काश हमने ये पढ़ाई ना करी होती, वो पढ़ाई करी होती, काश मैं इस घर में ना पैदा हुआ होता, मैं किसी दूसरे घर में पैदा हुआ होता, काश मेरे को ऐसी परिस्थितियाँ मिलती कि मैं भी आज भारत का प्राइम मिनिस्टर बन जाती। तो वो काश की बिल्कुल, तो कोई सीमा ही नहीं है ना, तो काश लेकर हमें कभी जीवन में चलना नहीं चाहिए। जो है, ठीक है, उसको हम कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं, उसमें ही हम क्या अच्छा कर सकते हैं, वो सोचना चाहिए। बिल्कुल। एक एक बात। दूसरी चीज़ जो देखनी होती है कि हम लोग बच्चों में और काम में और इन सब चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि सेल्फ केयर हम बिल्कुल नहीं करते हैं। जी, मदर्स हैं तो कहीं आना-जाना छोड़ दिया, परिवार में मिक्स अप होना छोड़ दिया, आपने किसी जान-पहचान वालों से या फ्रेंडशिप्स जो हैं अपनी छोड़ दी। अ, कोई सोशल आउटिंग नहीं है, जीवन में खुशी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, अपने लिए कभी 1 घंटा, आधा घंटा नहीं निकालते हैं, रातों की नींद जो है वो अक्सर डिस्टर्ब होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है इन सब चीज़ इस कंडीशन में जो कोई भी रहेगा वो स्ट्रेस में ही रहेगा। बिल्कुल। तो अ,
ये बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज़ करें कि कहाँ किस चीज़ से हमको स्ट्रेस हो रहा है। अगर हमको नींद ना आने की वज़ह से स्ट्रेस हो रहा है, तो हम दिन में कोई ऐसा समय निकालें जहाँ पर कि हम अ, थोड़ी-सी नींद ले सकें। अगर दिन में समय नहीं निकलता है, तो कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा-सा 1 घंटा पहले सोना शुरू कर दें या 1 घंटा बाद उठना शुरू कर दें। कुछ काम फैमिली में दूसरे लोगों से डिवाइड कर दें। बहुत बार कोई शेयर करने के लिए नहीं होता रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो कुछ काम हम छोड़ सकते हैं। नहीं ज़रूरी है कि घर बिल्कुल। हमेशा साफ रहे, जी, चीज़ें बड़ी व्यवस्थित रहें या खाना हमेशा बहुत सारे व्यंजन बने, वहाँ पर हम कटौती कर सकते हैं। सेल्फ केयर में कटौती बिल्कुल नहीं करनी है। ये मदर्स के लिए बिल्कुल रूल है, क्योंकि ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 4 महीना की बात नहीं है। ये पूरे जीवन की बात है। तो पूरा जीवन हम इस तरह से स्ट्रेस में रहकर नहीं गुज़ार सकते हैं, और फिर ये बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आखिर तो हम सारा स्ट्रेस अपने बच्चे के लिए ही ले रहे हैं, हुँ, और अगर हमारी ही तबीयत खराब हो जाएगी, तो हम बच्चे की केयर कैसे कर पाएँगे? बिल्कुल तो सही बात। हमने किया, मान लो 4 महीने बाद हमारा जो है तबीयत बहुत खराब हो गई, तो हम वो 4 महीने में जितनी मेहनत करी, वो तो सब बेकार हो जाएगी, अगर हम 15-20 दिन, 1 महीना बच्चे की के लिए कुछ नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल, तो थोड़ा-सा कछुए की चाल से चलना, स्लो एंड स्टेडी, अपनी केयर करते हुए बच्चे की केयर करना है, ताकि हम लंबे समय तक चलते रहें अपने निर्धारित पथ पर। ये बहुत जी, जी। ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल से इतना ही है मेरी तरफ से। जी, और कई मदर्स होती हैं जो वर्किंग होती हैं, तो उनके लिए तो मुझे लगता है और ज़्यादा मुश्किल होता है और कहीं न कहीं उनके दिल में और ज़्यादा गिल्ट होता है कि मैं अपने बच्चे के लिए समय नहीं दे पा रही हूँ या कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? गिल्ट करके कुछ बदल तो नहीं लेती हैं, केवल अपना ये नुकसान करती हैं। हमारे इन बच्चों में कई बार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं कि खुद को नुकसान पहुँचाना। तो ये जो इस तरह की भावनाएँ हैं, गिल्ट और अम, शेम, या जो है अपने प्रति नेगेटिव फीलिंग डेवलप कर लेना, ये सारा वही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। तो जब हम जी, बच्चों को मना करते हैं या उनके सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए एफर्ट करते हैं, तो हम अपने अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर तो नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, किसी परिस्थिति में हम जो बेहतर कर सकते हैं, वो हमें करना है, और बाकी चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर छोड़नी है, और ये मानकर चलना है कि जीवन में सब कुछ वही नहीं होता है जो हम करना चाहते हैं या करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होनी होती हैं, वो अपने आप हो जाती हैं। और बिल्कुल। मैंने अपने जीवन में अपने बच्चे के माध्यम से ये गीता का ज्ञान लिया है कि कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं है। तो जो हमें बिल्कुल, करना है, जितना हम कर सकते हैं, उतना हम करें। उसके ऊपर भगवान पर छोड़ें। यही हमारे वश में है, इससे अधिक वश में नहीं है। और हाँ, ये भी है कि हम अपने आप से उतनी ही अपेक्षा भी रखें जितना हम कर सकते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली ये बात आपने बिल्कुल सही कही। हम अति अपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। हम अपने से जितना कर सकते हैं, उससे अधिक की अपेक्षा करते हैं। और कई बार परफेक्शन के चक्कर में बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है और वो आगे जाके बड़ा कष्टकारी होता है। परफेक्शन के चक्कर में, और एक अच्छी माँ भी मुझे बनना है, अच्छी बीवी भी मुझे जी, बनना है, अच्छा एम्प्लॉयी भी मुझे बनना है, और बिल्कुल, परिवार में भी सब लोगों के साथ मेल करके चलना है। वो सब तो ठीक है, मगर फिर मेरा क्या हो रहा है? तो कहीं बिल्कुल, पर थोड़ा-सा ब्रेक लगाना है, और ये एनालाइज़ करना है कि क्या हम अपने प्रति जस्टिस कर पा रहे हैं? या मैं बहुत सारी लेडीज़ को ये कहती हूँ कि मान लीजिए आपको सबसे प्यारा कौन है? तो जनरली कोई कहती है मेरी बहन मुझे प्यारी है, मेरी माँ प्यारी है, या मेरी जिसकी बेटियाँ होती हैं वो प्यारी हैं। तो मैं जी, उनसे पूछती हूँ कि क्या जो दिनचर्या आपकी है, ये दिनचर्या आपकी बच्ची की होगी, तो आप उसको कुछ नहीं कहेंगी, उसको कहेंगी कि बहुत अच्छा किया बेटा। वो तो
खुद समझती हैं उस समय वो लोग कि नहीं, मैं तो बच्ची को कहूँगी कि नहीं बेटा थोड़ा-सा अपना भी ध्यान रखा करो। तो मैंने कहा खुद को बिल्कुल, अपने बच्चा समझकर वो अपना बच्चा है तो मैं खुद भी अपना ही बच्चा हूँ, तो मुझे बिल्कुल। अपना भी ख्याल उसी तरह से रखना है जिस तरह से हम घर के बाकी सदस्यों का रखते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ मैंने भी अपने जीवन में बहुत समय बाद सीखी कि अगर सबसे पहली चीज़ है कि अगर जो आपके पास है आप वही दोगे। अगर आपके पास खुशी है तो ही आप खुशी बाँट पाओगे और अगर आपके बिल्कुल। पास तनाव है तो आप तनाव ही दोगे, क्योंकि पूरा परिवार वाक़ई तनाव में ही रहेगा। तो बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे डॉक्टर दीप्ति और थैंक यू सो मच आज का सेशन मुझे लगता है बहुत ही फ्रूटफुल रहा, बहुत लाभदायक रहा। जो लोग भी इसको सुनेंगे पेरेंट कृपया एक-एक बात को ध्यान से सुनें और अगर लगता है कि कहीं बीच में ये आपके दिमाग से चीज़ें निकल रही हैं, तो आप दोबारा जाके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है चाहे कितना भी ज्ञान हो अगर हम रिवाइज़ ना करें, तो वो फिर कहीं न कहीं भूल जाता है और हम फिर अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होते हैं और अपने हिसाब से ही चलना शुरू कर देते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हम अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।